चैप्टर 2 10 साल 7 महीने की उम्र में लड़कियों का वक्षस्थल विकसित होने लगता है। माहवारी से पहले करीब 11 साल 2 महीने पर उनके अंदरूनी अंगों पर बाल आने लगते हैं। जब भी मैं ये सब सोचता हूँ, मेरे मन में गुदगुदी सी होने लगती है। तब कैसे कैसे सपने देखता रहता था कि मैं किसी परनी के जहाज में जा रहा हूँ। अचानक जहाज डूब जाता है और एक सुनसान टापू पर मैं एक ऐसी ही नन्ही मायावी लड़की के साथ अकेला रह गया हूँ। पार्क की बेंच पर बैठा बैठा मैं यही सब सोचता रहता। यूं तो कहने को मेरे हाथ में कोई न कोई किताब होती थी, लेकिन मेरे ख्याल कहीं और होते और किताब पकड़े मेरे हाथ कांपने लगते। एक बार तो एक लड़की मेरे पास आकर बैठ गई। उसके घुटने में चोट लगी थी शायद। वैसे तो वो अपने जूते के तस्मे बांध रही थी, लेकिन मेरे बदन में उत्तेजना की लहर दौड़ गई। मेरा सारा जिस्म जैसे तन गया था। किसी को मेरी हालत का पता न चले, इसलिए मैं किताब के पीछे खुद को छुपाने की कोशिश करता रहा। फिर एक रात मुझे अपने सामने वाले फ्लैट में शीशे के सामने कपड़े उतारती एक लड़की दिखाई दी। यह नज़ारा देखकर तो खुद पर काबू रख पाना मेरे लिए नामुमकिन हो गया। उत्तेजना से मेरा बदन कांप रहा था। तभी वह अनिर्वचनीय दृश्य एक बदसूरत मर्दाना हाथ से ढक गया और मेरी सारी गर्मी पर जैसे ठंडे पानी के छींटे पड़ गए थे। एक दिन मैं पार्क में अपनी पसंदीदा बेंच पर बैठा था। तभी एक खूबसूरत मायावी लड़की आकर मेरी ही बेंच के नीचे अपने कंचे ढूंढने लगी। उसको देखकर मैं अपने हसीन सपनों में खो गया कि काला लिबास पहने एक बूढ़ी औरत आकर पूछने लगी कि कहीं मेरे पेट में दर्द नहीं है। भगवान के लिए मुझे इस मेरे स्वर्ग में सुकून से अकेला छोड़ दो। इन नन्ही मासूम बच्चियों को मेरे आसपास रहने दो। काश कि ये कभी बड़ी न हो, मैं बस यही प्रार्थना करता रहता। मैं इन बच्चियों को अपने ख्यालों में इस तरह अपने से वाबस्ता कर लिया करता था कि मुझे लगता जैसे मैंने उन्हें हासिल ही कर लिया हो। मैं अक्सर सोचता हूँ कि मेरे ज़हनी रिश्ते का असर क्या इन मायावी किशोरियों के जवान होने पर उनकी जिंदगी पर भी पड़ सकता है। यह एहसास भी मेरे लिए कितना सनसनाहट भरा और मादक होता था। मैं जानना चाहता था कि जवान होने पर ये खूबसूरत लड़कियां कैसी दिखती होंगी। कुछ ही दिन में राह चलते मेरी मुलाकात एक ऐसी ही लड़की से हुई। अभी जवानी की दहलीज पर उसने कदम रखा ही था। वो बस मेरे सीने तक आती थी। उसकी लंबी पलकें, तंग पोशाक में से जाहिर होते उसकी देह के उभार देखकर मेरा दिल मचल उठा। अभी वह जादुई आकर्षण उसमें बाकी था। शायद 1 या 2 साल पहले ही उसने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की होगी। हाँ, तो मैं बता रहा था उस मुलाकात के बारे में। उसने मुझे देखा और बड़ी अदा से मुड़कर मुस्कुराए। पेरिस की लड़कियों की यही खास बात होती है कि वे बड़े अदब से अपनी मासूमियत और पेशेवर कौशल को सहेजे रखती हैं। उसकी मासूम मुस्कुराहट देखकर मैं खुद को काबू में न रख सका। लगभग झपटकर मैंने उसे अपनी बाहों में समेट लिया और धीरे से उससे पूछा, क्या लोगी? उसने अपनी सुरीली आवाज में कहा, 100 फ्रैंक। मैंने थोड़ा मोलभाव करने की कोशिश की, मगर मेरी आंखों के अंदर झांककर शायद वो मेरे अंदर तक की प्यास को पढ़ चुकी थी। कहने लगी, 100 भी तुम्हारे लिए सस्ता है। मैं तो उसे किसी भी कीमत पर पाने के लिए बेकरार था। फिर वो एक संकरे गलियारे से होकर और सीढ़ियां पार करवाकर मुझे एक कमरे की ओर ले गई। घुसने से पहले उसने दरवाजे की घंटी बजाई, ताकि अगर वहां कोई है तो वह अंदर चला जाए। कमरे में एक साफ सुथरा बिस्तर लगा हुआ था और दूसरे कोने में एक वॉश बेसिन लगा हुआ था। उसने पहले मुझसे अपने पैसे ले लिए। मैंने उससे उसका नाम और उम्र पूछी। मोनिका, और उम्र 18 साल है। वेश्याओं के तौर तरीकों से मैं काफ़ी वाकिफ रहा हूँ। सब अपनी उम्र 18-20 ही बताती रही हैं। हालांकि मुझे साफ दिखता था कि वे झूठ बोल रही हैं, लेकिन उन बेचारियों की भी क्या गलती। आखिर यही तो उनकी आमदनी का जरिया था। लेकिन मोनिका के कहने के ढंग से साफ जाहिर था कि वह अपनी उम्र 1-2 साल बढ़ाकर बता रही है। कपड़े उतारकर वह यूं ही खड़ी होकर नीचे जा रहे बीन वाले की बीन को सुनने लगी। उसके अर्धविकसित, खूबसूरत, नाजुक से जिस्म को देखकर तो मेरा यकीन बिल्कुल पुख्ता हो गया। जब वह मेरे पास आई तो मैंने उसका हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके छोटे छोटे नाखूनों में मैल भरा देखकर मेरे मन में हिलोसी उठने लगी।
वो घबराकर हाथ धोने लगी तो मैंने उसे रोक दिया। उसके भूरे छोटे कटे बाल, स्लेटी आंखें और गोरा बदन मेरी ख्याली माशूका के जैसे ही थे। उसके कूल्हे भी तो लड़कों की तरह एकदम सपाट थे। मुझे ये स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है कि अब तक जितनी भी वेश्याओं के साथ मैंने रात बिताई है, उनमें से अगर किसी ने मुझे सच में संतुष्ट किया है तो वह मोनिका ही है। शायद यही वजह है कि अब भी अक्सर ख्यालों में की दुनिया में मैं मोनिका के साथ उसी छोटे से कमरे में पहुंच जाता हूँ। मैंने उससे फिर मिलना चाहा तो उसने मुझे उसी शाम पास वाले कैफे में 9 बजे आने को कहा। उसने मुझे ये भी बताया कि इससे पहले उसने ऐसा काम कभी नहीं किया था। 9 बजे हम एक बार फिर उसी कमरे में पहुंच गए। मैंने उससे कहा कि वो बहुत खूबसूरत है, रहने भी दीजिए, उसने नजाकत से कहा। उसने आईने में अपना चेहरा देखते हुए अपनी चटक लाल लिपस्टिक पोंछने की इजाज़त मांगी। यह एक इशारा था कि मैं चाहूं तो उसे चूम सकता हूं। ये सच था कि मैं उसे चूमना चाहता था। फिर मैंने उसके साथ वो सब कुछ भी किया जो मैं अमूमन वेश्याओं के साथ नहीं करता हूँ। वो मेरी अब तक की जिंदगी की सबसे हसीन रात थी। उन्हें देखकर तो वो खुशी से झूमकर नाचने ही लगी थी। उसकी इस मासूम हरकत से मैं आनंदित हो उठा। अगले दिन ही दोपहर में 2:15 बजे मैंने उसे अपने कमरे में बुला लिया। मगर इस बार बात कुछ बनी नहीं। ऐसा लगा मानो एक ही रात में वह बच्ची से एक भरी पूरी औरत बन गई है। वो बच्ची जिसकी मुझे तलाश थी उसमें मुझे नजर नहीं आई। फिर सौभाग्य से मुझे फ्लू हो गया, जिसकी वजह से हमारी चौथी मुलाकात नहीं हो पाई। अंदर ही अंदर मुझे सुकून मिला, क्योंकि मुझे डर लगने लगा था कि कहीं मोनिका हमारे संबंधों को भावनात्मक रूप से न लेने लगे। लेकिन इसके बाद मेरी कल्पना में एक और सूरत बस गई थी। पतली दुबली मोनिका, जिसमें किशोरियों का करामाती आकर्षण तो था ही, एक पेशेवर महारत भी थी। मोनिका से इस छोटी सी मुलाकात के बाद मेरे दिमाग में क्या बवंडर मचा होगा, आप समझ सकते हैं। फिर एक सस्ती किस्म की पत्रिका में मुझे एक और पता मिला। मैं बड़ी हिम्मत करके वहां पहुंचा। इडिथ नाम की एक अधेड़ सी औरत ने मुझे एक एल्बम दिखाई ताकि उसमें से मैं अपनी पसंदीदा लड़की चुन सकूं। थोड़ा हिचकिचाते हुए मैंने इडिथ को कच्ची उम्र की कोई लड़की दिखाने को कहा। सुनते ही वो भड़क गई। मुझे लगा जैसे अभी वो मुझे धक्के मारकर बाहर निकलवा देगी। लेकिन जब मैंने बताया कि ऐसी लड़की के लिए मैं कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूँ, तो उस लालची औरत ने मुझे एक दूसरी औरत का पता दिया जो कमसिन लड़कियां सप्लाई करती थी। दूसरे ही दिन मैं वहां पहुंच गया। अस्थमा की मरीज उस औरत ने बेहद भद्दा और भड़कैला मेकअप किया हुआ था। बोलती तो उसके मुंह से लहसुन का भभका आता, बोल भी तो एकदम गंवारों की तरह रही थी। उसके काले काले होठों के ऊपर मूंछें भी साफ नजर आ रही थीं। वो शायद उसका घर ही था। लड़की के बारे में चटखारे लेकर बताते आ रही थी। वो शायद उसका घर ही था। लड़की के बारे में चटखारे लेकर बताते हुए वो बार बार अपनी गंदी काली उंगलियों की पोरों को चूम लेती थी। कोई नायाब चीज वो मुझे दिखाने जा रही हो, इस अंदाज में उसने कमरे के बीच में पड़ा पर्दा खींचकर खोल दिया। उस कमरे में शायद एक भरा पूरा परिवार सोता था, लेकिन इस समय वहां बस एक मोटी गाबदूसी 15 साल की लड़की बैठी हुई अपनी गंजी गुड़िया से खेल रही थी। मोटी मोटी चोटियों में उसने लाल रिबन बांध रखे थे। देखकर ही मुझे उबकाई सी आने लगी। मैंने इनकार में सिर हिला दिया तो तेज तेज बोलते हुए वो औरत उस लड़की की जैकेट उतारने लगी। लेकिन फिर मेरी अनिच्छा देखकर उसने आवाज देकर अपने पहलवान सरीखे बेटों को बुला लिया और धमकाते हुए कहने लगी कि उसका बड़ा बेटा पुलिस में है। मैंने चुपचाप उस मोटी लड़की मैरी के पास जाकर उसके हाथ में पैसे पकड़ाए और वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझी। मैं नहीं जानता था कि इन सब घटनाओं की वजह से या पता नहीं क्यों मैंने शादी करने में ही भलाई समझी। शायद मुझे लगा था कि शादी से जहां जिंदगी में थोड़ी स्थिरता आएगी, वहीं घर का पका खाना और नियमित सेक्स भी मुझे मिल सकेगा। मुझे ये भी लगा कि शादी के बाद शायद किशोर लड़कियों के लिए मेरी बेकाबू कामुकता कुछ कम हो जाए। हो सकता है कि मेरे सोए नैतिक मूल्य भी उभर आएं। अब तक पिताजी के मरने के बाद मुझे उनकी संपत्ति भी मिल गई थी। इसके अलावा मेरे अच्छे नैन नक्श भी मेरा प्लस पॉइंट थे।
बहुत सोच विचार के बाद अपने पोलिश डॉक्टर की बेटी को मैंने पसंद कर ही लिया। मैं और डॉक्टर अक्सर शतरंज खेला करते थे और उसकी बेटी अपने कैनवस की आड़ से मुझे देखती रहती थी। अक्सर ही उसकी पेंटिंग में मेरे हाथ, आँख या चेहरा झलक आता था। मैं फिर यह कहना चाहूँगा कि तब भी और अब इस उम्र में भी मैं काफ़ी आकर्षक हूँ। लंबा सुडौल कद, मुलायम काले बाल, धीर गंभीर चाल के साथ ही मेरी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जो अनायास ही लोगों को अपनी ओर खींचती थी। औरतें तो बहुत शीघ्र ही मेरे व्यक्तित्व और मेरे पुरुषत्व से प्रभावित हो जाती थीं। मैं जानता था कि नज़र भर देखकर ही मैं किसी भी औरत खुद मेरे सम्मोहन में बंदी मेरी गोद में ना आ बैठे, मैं उस पर ध्यान नहीं देता था। ये औरतें वेलेरिया के मुकाबले कहीं ज़्यादा आकर्षक और मोहक होती थीं। वेलेरिया को चुनने की वजह मुझे बहुत बाद में समझ आई और वह ये थी कि वेलेरिया मात्र हालात से एक समझौता थी। मैं सिर्फ अपने अकेलेपन का साथी ढूंढ रहा था, लेकिन असल में वेलेरिया के अल्हड़पन ने मुझे बांध लिया था। हालांकि वह करीब 27-28 साल की रही होगी, लेकिन उसके अंदर अभी बचपना था। बैठती तो छोटी सी स्कर्ट को और ऊंचा करके अपनी गोल गोल टांगे दिखाती। इन मामलों में मैं कुछ बेवकूफ़ किस्म का ही रहा हूँ। जब वो अपनी नटखट अदा से छोटे छोटे बाल झटकती, अपने नंगे गोरे पाँव का अंगूठा मेरी ओर करके जैसे ठेंगा दिखाती, उस समय वो मुझे बिल्कुल बच्ची सी लगती थी। हमारी शादी बिल्कुल सादा तरह से एक छोटी सी चर्च में हुई थी। शादी के बाद जब हम अपने छोटे से घर में आए, तो मैंने उसे एक छोटी लड़की की कमीज पहनने को दी। वो कमीज मैं एक अनाथालय से चुराकर लाया था। वेलेरिया को इस सारे नाटक में बड़ा मजा आ रहा था। मैंने शादी के बाद की अपनी उस पहली रात को किसी तरह लुत्फ़ा उठाने लायक बना ही लिया, लेकिन सुबह होने तक वो जाहिल औरत वेलेरिया तो जैसे पगला ही गई थी। कुछ ही दिनों में वेलेरियों की सच्चाई यूं मेरे सामने आ गई, जैसे रंगे हुए बालों की जड़ों से उनका असली निकल आता है या शेव की हुई टांगों पर कुछ दिन बाद छोटे छोटे बाल निकल आते हैं। मैं तो वेलेरिया में एक छोटी मासूम सी किशोरी को ढूंढना चाहता था, लेकिन कुछ ही दिन में वह मोटी टांगों, भारी सीने और कूल्हों वाली औरत लगने लगी थी। अब उसके मोटे मोटे होठों को मैं कितने भी प्यार से चूमता, लेकिन हमेशा ऐसा लगता जैसे वे किसी मेढ़की के होंठ हों। सन 1935 से 1939 तक यूं ही हमारी जिंदगी गुजरती रही। वेलेरिया की सबसे बड़ी खूबी उसकी खामोशी थी, जिसकी वजह से हमारे उस छोटे से 2 कमरों के घर में अजीब सी शांति रहती थी। अक्सर हमारी शामें यूं ही गुजरती थीं, वह अपनी सोसाइटी मैगजीनें पढ़ती रहती और मैं कुछ लिखता पढ़ता रहता था। कई बार हम इकट्ठे फिल्म, साइकिल रेस या बॉक्सिंग मैच देखने चले जाते थे। जिस्मानी तौर पर मैं उसके बासी शरीर से दूर रहने की कोशिश ही करता था, जब तक कि शरीर की भूख मेरे ऊपर हावी नहीं हो जाती थी। उन दिनों घर के सामने रहने वाली एक लड़की मेरी नज़रों में चढ़ी हुई थी, जिसकी परछाई भी मुझे पागल बना देती थी। ऐसे मौक़ों पर वेलेरिया मेरी हवस को शांत करने में बड़ा काम आती थी। हम दोनों ही घर पर खाना बनाने का झंझट नहीं पालना चाहते थे। अक्सर हम किसी भीड़ भरे गंदे से होटल में खाना खाते थे। फिर अचानक ही मेरी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। मेरे अमेरिका वाले अंकल अपनी वसीयत में मेरे लिए अपना सारा कारोबार और पैसा छोड़कर गुजर गए थे। लेकिन उनकी शर्त यही थी कि मुझे अमेरिका जाकर उनका कारोबार संभालना होगा। मुझे भला क्या इतराज होता। इधर पिछले कुछ हफ्तों से वेलेरिया का बर्ताव भी कुछ अजीब सा हो गया था। अब वो कुछ चिड़चिड़ी सी हो गई थी। मैंने सोचा कि न्यूयॉर्क जाने की खबर सुनकर वह खुश होगी, लेकिन उसका तो मुंह ही उतर गया। पहले तो मुझे लगा कि शायद पासपोर्ट बनवाने या कागजी कार्यवाही से वह घबरा रही है। मैं उसे बताता रहता कि पेरिस के मुकाबले अमेरिका कितना सुंदर और दिलचस्पी भरा देश है, लेकिन उस पर मेरी बातों का कुछ खास असर नहीं पड़ता था। मुझे याद है उस दिन हम पासपोर्ट के दफ्तर से निकल रहे थे, कागजी कार्रवाई करीब करीब पूरी हो चुकी थी। वेलेरिया अचानक बिना कुछ बोले अपना सिर हिलाकर अजीब सा इशारा करने लगी। मैंने पहले तो कुछ नहीं कहा, फिर उससे पूछा कि क्या वह कुछ कहना चाहती थी। उसने जवाब दिया, मैं अब किसी और से प्यार करती हूँ। अपनी बीवी के मुंह से ऐसे लफ्ज़ सुनना किसी भी शौहर को अच्छा नहीं लगेगा।
मैं भी चौंक गया। बीच सड़क पर उसे मार तो नहीं सकता था और इतने साल में अपनी इच्छाओं को दबाते दबाते इतना कंट्रोल तो मुझे अपने ऊपर हो ही गया था। इसलिए पास खड़ी टैक्सी में उसे धकेलकर मैं भी बैठ गया। मैंने धीरे से उससे कहा, अब बताओ तुम क्या कहना चाहती हो। गुस्से से मेरा बुरा हाल हो रहा था, इसलिए नहीं कि मैं उसे प्यार करता था, बल्कि इसलिए क्योंकि गलत सही, कानूनी गैरकानूनी फैसले लेने का हक मेरा था। वह बेवकूफ़ औरत हमारी जिंदगी का फैसला कैसे कर सकती थी। मैंने उसके आशिक का नाम पूछा, लेकिन वह बड़बड़ाए जा रही थी। मेरे साथ उसका दम घुटता है और वह चाहती है कि जल्द से जल्द मैं उसे इस शादी से आज़ाद कर दूं। लेकिन वह कौन है? मैंने आखिरकार गुस्से से चीखकर एक मुक्का उसके घुटनों पर मारा। वेलेरिया ने बिना पलक झपकाए बेशर्मी से टैक्सी ड्राइवर की ओर इशारा कर दिया। तब ड्राइवर ने एक छोटे से कैफे के सामने टैक्सी रोक दी और मुड़कर अपना परिचय दिया। हम तीनों अंदर जाकर एक टेबल पर बैठ गए। टैक्सी ड्राइवर ने हम तीनों के लिए वाइन मंगाई। वेलेरिया कुछ कुछ कहे जा रही थी। आज तक मुझे कभी पता भी नहीं चला था कि वो इतने सारे शब्द भी जानती है। बीच बीच में टैक्सी ड्राइवर भी कुछ कहता जा रहा था। हालांकि मैं गुस्से से पगला रहा था, लेकिन मुझे याद है कि वह टैक्सी ड्राइवर लगातार मुझसे वेलेरिया की खाने और कपड़ों की पसंद नापसंद, माहवारी की तारीख, किताबों में उसकी रुचि वगैरह के बारे में पूछे जा रहा था। ये सब सहना जब मेरे लिए मुश्किल हो गया, तो मैंने गुस्से से वेलेरिया से कहा, ठीक है वेलेरिया, घर चलकर तुम अपना सामान पैक कर लो और चली जाओ। मैं सोच रहा था कि घर पहुंचकर वेलेरिया की अच्छी तरह से धुनाई करूंगा, लेकिन पैकिंग में मदद करने के बहाने वह टैक्सी ड्राइवर भी साथ चला आया। जितनी देर वेलेरिया अपना सामान बांधती रही, वह वहीं बैठा रहा। यहाँ तक कि जाने से पहले वह मेरे बाथरूम में गया और इस्तेमाल के बाद बिना फ्लश किए और ऊपर से एक सिगरेट का टुकड़ा डालकर चला गया, जिसे देखकर मैं बेइज्जती के एहसास और गुस्से से बिल्कुल पगला सा गया। उसी पागलपन में मैं अपने चारों तरफ किसी हथियार को तलाश करने के नज़रें दौड़ाने लगा। मैक्सिमोविच, हाँ यही तो था उसका नाम। को मारने के लिए उतावलेपन में मैंने सारे किचन के सामान को उलट पुलट कर रख दिया, लेकिन वहां मुझे झाड़ू के अलावा कुछ नहीं मिला। आखिरकार हथियार की तलाश छोड़कर मैं मैक्सिमोविच को अपने हाथों से ही पीटने के लिए तेजी से घर से निकल पड़ा। अपनी कुदरती मर्दानगी के बावजूद मैं कोई बॉक्सर नहीं हूँ, जबकि नाटा मगर चौड़े कंधों वाला मैक्सिमोविच देखने से ही कच्चे लोहे का बना लगता था। बाहर आकर मैंने देखा कि वे दोनों जा चुके थे और इस तरह शायद मेरी नाक टूटने से बच गई। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद मुझे खुद ही उनसे बदला मिल गया। पासाडेना नामक मेरे एक डॉक्टर दोस्त ने मुझे बताया कि मैक्सिमोविच और वेलेरिया एक अच्छी तनख्वाह पर कैलिफोर्निया चले गए थे, जहां दूसरे बहुत से लोगों के साथ उन पर भी यह टेस्ट किया गया कि अगर इंसान 1 साल तक चौपायों की तरह चारों हाथ पैरों पर रहे और सिर्फ केला और खजूर खाए तो उसके ऊपर इसका क्या असर होगा। वहीं अपने बच्चे की पैदाइश के दौरान वेलेरिया की मौत हो गई। तलाक की कार्रवाई में फंस जाने की वजह से मुझे अमेरिका जाने में देर होती चली गई और आखिरकार पुर्तगाल में जाड़ों भर बीमार रहने के बाद जब मैं अमेरिका पहुंचा तो उस समय दुनिया पर एक और विश्व युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। न्यूयॉर्क में खाली वक्त गुजारने के लिए मैं अपने अंकल की परफ्यूम कंपनी में दिलचस्पी लेने लगा। साथ ही एक यूनिवर्सिटी की दरखास्त पर मैंने अंग्रेजी भाषा बोलने वाले छात्रों के लिए फ्रांसीसी साहित्य पर पहले से चल रहे अपने तुलनात्मक अध्ययन को पूरा करने का भी बीड़ा उठाया। इसका पहला भाग पूरा करने में मुझे 2 साल लग गए। इस दौरान मैं रोजाना कम से कम 15 घंटे काम में लगा रहता था। आज मैं सोचता हूँ कि मेरा वह समय रोशनी और अंधेरे में बंट गया था। बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में रिसर्च का काम करने की रोशनी और अंधेरा मेरी तीव्र इच्छाओं और रतजगों का। सेंट्रल पार्क में खेलती कमसिन लड़कियों को देखकर मेरे अंदर जैसे भावनाओं का सैलाब उमड़ने लगता था, वैसी ही नफरत मुझे बड़ी उम्र की भारी भरकम लड़कियों को देखकर होती थी। खैर छोड़िए उन बातों को। फिर अचानक किसी बीमारी के कारण मुझे साल भर तक एक सैनिटोरियम में रहना पड़ा। फिर मैं वापस अपने काम पर आ गया, लेकिन जल्द ही मुझे फिर अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। मेरे एक डॉक्टर का भाई कनाडा में किसी मुहिम पर एक टीम ले जाने वाला था।
मुझे आउटडोर की खुली जिंदगी रास आती थी, इसलिए मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया के निरीक्षक की हैसियत से मैं भी इस टीम में शामिल हो गया। अपने 2 साथी वैज्ञानिकों और एक बूढ़े बढ़ई के साथ मैं कभी कभी इसी टीम में आई डॉक्टर एनीटा जॉनसन को बांट लेता था, लेकिन मुझे उसके साथ कोई खास आनंद नहीं मिलता था, इसीलिए जब उसे वापस बुला लिया गया तो मुझे खुशी ही हुई। हमारी टीम को 3 ग्रुपों में बांटा गया था, लेकिन किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस मुहिम का मकसद क्या है। हम लकड़ी के केबिनों में रह रहे थे और हमारे पास पढ़ने और खाने की सारी सहूलियतें मौजूद थीं। इस वीरान प्रदेश में मेरी सेहत पहले से काफ़ी अच्छी हो गई थी, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे मैं अपने आप से ही अलग होता जा रहा हूँ। मेरे अंदर की इच्छाएं पता नहीं कहाँ चली गई थीं। इसका मतलब ध्रुव प्रदेशों में किशोर परियां होती ही नहीं हैं। मैं अपने काम में लगा रहा और बोर होता रहा। इस मुहिम से वापसी पर एक बार फिर से मुझ पर पागलपन का दौरा पड़ा और मुझे एक बहुत ही महंगे सैनिटोरियम में भर्ती करा दिया गया। ठीक हो जाने के बाद भी मैं 1 महीना वहीं रहा, क्योंकि मनोचिकित्सकों से अपने बारे में झूठ बोलकर उन्हें बेवकूफ़ बनाने में मुझे मजा आने लगा था। एक बार एक नर्स को रिश्वत देकर मैंने अपनी फाइल निकलवाई। मेरी रिपोर्ट में लिखा था संभवतः समलैंगिक और पूर्णतया नामर्द, यानी मैं उनको बेवकूफ़ बनाने में कामयाब रहा था। सैनिटोरियम से छुट्टी मिलने के बाद मैं न्यू इंग्लैंड में रहने के लिए जगह ढूंढने लगा ताकि मैं अपने अध्ययन में खुद को फिर से लगा सकूं। अपने अंकल के परफ्यूम के कारोबार में मेरी दिलचस्पी लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन उनके एक पुराने कर्मचारी ने मुझे राय दी कि मैं कुछ महीने उसके एक रिटायर्ड रिश्तेदार संबंधी मैक्कू और उसकी पत्नी के घर पर रहकर गुजारूं, जो कि अपने मकान का ऊपरी भाग किराए पर उठाना चाहते थे। उसने मुझे बताया कि उनकी 2 बेटियां हैं, एक छोटी और एक 12 वर्षीय, और साथ ही एक बगीचा है तथा घर के करीब ही एक झील भी है। मैंने कहा कि वह जगह मेरे लिए बिल्कुल मुनासिब होगी। रिमसेडल में रहने वाले इस जोड़े से मैंने खतो किताबत शुरू कर दी। रिमसेडल जाते समय ट्रेन में मैं रात भर सोचता रहा कि उस किशोरी को मैं फ्रांसीसी भाषा में पढ़ाऊंगा और अपनी भाषा में प्यार करूंगा। छोटे से स्टेशन पर जब मैं उतरा तो मुझे लेने के लिए कोई नहीं आया था। मेरे फ़ोन का भी किसी ने जवाब नहीं दिया। आखिरकार भीगे कपड़े पहने और परेशान हाल मैक्कू आए और उन्होंने बताया कि उनके घर में थोड़ी देर पहले ही आग लग गई, शायद मेरे शरीर की नस नस में रात भर लगी रही आग के नतीजे में। उनकी पत्नी और बच्चे कार सहित किसी दूसरे स्थान पर रहने के लिए चले गए हैं, लेकिन उनकी पत्नी की दोस्त 342 लॉन स्ट्रीट पर रहने वाली मिसेज हेज मुझे अपने घर में जगह देने को तैयार हैं। मिसेज हेज के घर के सामने वाली एक औरत ने यहाँ तक आने के लिए अपने नीग्रो ड्राइवर के साथ मैक्कू को अपनी लिमोसिन गाड़ी दे दी थी। मेरा यहाँ आने का मकसद चूंकि अब नाकाम हो चुका था, इसलिए अब मेरा यहाँ रहना बेकार था। लेकिन एक अच्छे यूरोपियन की तरह, ताकि मैक्कू को बुरा न लगे, मैं मिसेज हेज के मकान तक जाने के लिए कार में बैठ गया। लेकिन मैं पुख्ता इरादा कर चुका था कि मैं रिमसेडल में एक दिन भी नहीं रुकूंगा और उसी दिन कहीं चला जाऊंगा। लॉन स्ट्रीट में गाड़ी मुड़ने पर मुझे जैसे ही मिसेज हेज का गंदा और पुराना मकान नजर आया, मैंने ड्राइवर को टिप दी ताकि वह मुझे किसी होटल तक पहुंचा दे, लेकिन उसने मिसेज हेज के मकान के सामने ही जाकर गाड़ी रोकी। मैं क्या करता, मजबूरन मैंने कॉल बेल बजाई। एक काली नौकरानी मुझे अंदर ले गई और मुझे इंतजार करता छोड़कर किचन में चली गई, जहां शायद कुछ पकते पकते जलने लगा था। अभी जबकि मैं इधर उधर देख ही रहा था कि सामने हॉल के अंत में बनी सीढ़ियों के ऊपर से मिसेज हेज उतरती दिखाई दी। सैंडल, मैरून रंग के स्लैक्स, पीला सिल्क का ब्लाउज पहने, चौकोर चेहरे की यह स्त्री हाथ में सिगरेट दबाए पूछ रही थी, क्या आप ही मिस्टर हम्बर्ट हैं? लगभग 35 वर्षीय मिसेज हेज मुझे ड्राइंग रूम में ले गई और हम कुछ देर तक मैक्कू के घर लगी आग और रिमसेडल के बारे में बातचीत करते रहे। मिसेज हेज बहुत सुंदर नहीं थी, लेकिन बिल्कुल अनाकर्षक भी नहीं थी। उससे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि वह बहुत ही साधारण और औपचारिक औरत है और अगर मैं यहाँ रहा तो शायद एक बार फिर से मैं एक नए चक्कर में फंस जाऊंगा। लेकिन मेरा वहाँ ठहरने का तो इरादा ही नहीं था। ऐसे घर में मैं रह भी कैसे सकता था जहाँ सारा फर्नीचर और किताबें बेढंगेपन से पड़ी थीं।
मिसेज हेज मुझे सीढ़ियों के ऊपर ले गई और फिर वहां से बाईं तरफ मेरे कमरे में, जिसे देखते ही मैंने मन ही मन अस्वीकार कर दिया था। शिष्टता के नाते मैं ये सब कुछ बर्दाश्त करता रहा। वहां से हम मकान के दाईं ओर गए जहां मेरा और लो का कमरा है। लो शायद उसकी नौकरानी का नाम होगा, जहां सीढ़ियों और लो के कमरे के बीच एक गंदा सा बाथरूम था। बड़ी बेतकल्लुफी से मेरे हाथ को पकड़ते हुए मिसेज हेज जैसे शब्दों को नाप तोल कर बोली, मुझे लगता है कि आपको ये घर पसंद नहीं आया। मैं मानती हूँ ये घर बहुत साफ सुथरा नहीं है। वह मेरे होठों को देख रही थी, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आप यहाँ बड़े आराम से रहोगे। फिर वह एक विजयी भाव के साथ बोली, चलिए मैं आपको अपना गार्डन दिखाऊं। मैं हिचकिचाते हुए उसके पीछे पीछे सीढ़ियों से उतरने लगा। जब हम हॉल के अंत में बने किचन के पास से गुजरे तो वहां मौजूद नीग्रो नौकरानी ने अपना पर्स उठाते हुए मिसेज हेज से कहा, अच्छा तो मैं चलती हूँ मिसेज हेज। ठीक है लुइस, मिसेज हेज ने कहा, मैं शुक्रवार को तुम्हारा हिसाब करूंगी। एक छोटी सी पेंट्री से होते हुए हम डाइनिंग रूम में पहुंचे। मैंने एक सफ़ेद मोजा जमीन पर पड़ा देखा। मिसेज हेज ने चलते चलते ही गुस्से में झुककर उसे उठाया और पास की ही एक अलमारी में फेंक दिया। वहां महोगनी की एक मेज पर फलों की टोकरी थी, जिसमें बेर की एक गुठली के सिवाय कुछ नहीं था। मिसेज हेज अभी भी मेरे आगे चल रही थी, इसलिए मैंने चुपके से अपनी जेब से रेलवे टाइम टेबल निकाला, क्योंकि ऐसी जगह रहने से बेहतर था कि मैं अगली ही ट्रेन पकड़कर भाग निकलूं। लेकिन तभी मेरे मन में जैसे समुद्र की नीली नीली लहरें सी उठने लगीं, क्योंकि मेरे सामने ही मेरी तमन्नाओं और आरजुओं का मरकज धूप में पड़ी चटाई पर अर्धनग्न हालत में लेटी काला चश्मा लगाए मुझे ही देख रही थी।